नमस्कार दोस्तों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में आपका पुनः स्वागत है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हमने विजयनगर साम्राज्य को प्रारंभ किया था और विजयनगर साम्राज्य का ये दूसरा वीडियो है। अपने पिछले वीडियो में हमने विजयनगर साम्राज्य के चारों वंशों के बारे में पढ़ा था और आज हम विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। छोटा सा ही वीडियो है। विजयनगर का प्रशासन। इनका प्रशासन मौर्यों के सप्तांग सिद्धांत पर आधारित था। जब आप मौर्यों को पढ़ेंगे तो मौर्यों में चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र में उसने सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया है। उन्हीं सप्तांग सिद्धांतों पर इनका भी प्रशासन आधारित था। ये लोग सुल्तान को संपूर्ण शक्तियां देते थे, यानी सुल्तान के पास सारी शक्तियां निहित होती थी। वो निरंकुश होता था तथा इसे राय के नाम से जाना जाता था। जैसा आपने पीछे पढ़ा, सल्तनत काल में शासक को सुल्तान कहा जाता था, उसी तरह से विजयनगर साम्राज्य में शासक को राय के नाम से संबोधित किया जाता था। जैसे आपने पढ़ा ही है, कृष्णदेव राय। हालांकि सुल्तान के पास संपूर्ण शक्तियां प्रशासन के निहित होती थी, फिर भी उसको सहायता और सलाह देने के लिए 10 सदस्यीय मंत्री परिषद होती थी, और प्रत्येक मंत्री जो इस मंत्री परिषद में नियुक्त किया जाता था उसकी कुछ शर्तें हुआ करती थी, कुछ योग्यताएं हुआ करती थी। योग्यताओं का जिक्र यहाँ पर किया गया है। उसकी एज 50 से 70 साल के बीच में होनी चाहिए, तभी वह मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है। वह सवर्ण होना चाहिए, यानी जनरल कैटेगरी का होना चाहिए। साथ ही राजा की निगाह में विश्वसनीय व्यक्ति हो। अगर ये 3 दशाएं कोई व्यक्ति पूरा करता है तो वो मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने की योग्यता रखता है। विजयनगर के संसद का नाम वेंकट विलास मंडपम था, जहां पर वहां का संविधान या वहां के नियम कानून बनाए जाते थे। साम्राज्य का विभाजन कर दिया गया था 6 प्रांतों में। जैसे आज हमारे देश को कई राज्यों में बांटा गया है, उसी तरह से वहां पर साम्राज्य को 6 प्रांतों में बांटा गया था। जैसे मान लीजिए हमारा प्रदेश है, उसको प्रदेश के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश उसका रियल नेम हो गया, और जनरली उसको हम क्या कहते हैं, प्रदेश या प्रांत कहते हैं। उस समय प्रदेश या प्रांत को चिथिक या चावड़ी कहा जाता था विजयनगर साम्राज्य में, और इनका जो प्रमुख अधिकारी होता था उसको दंड नायक कहा जाता था। जिससे प्रदेश का मुख्य अधिकारी मान लिया जाए सीएम को या मुख्यमंत्री को, उसी तरह से वहां पर जो सीएम या मुख्यमंत्री होता था उसको दंड नायक कहा जाता था। दंड नायक की सहायता के लिए कुछ अधिकारी होते थे जिनको ओलाई तथा दालवाय के नाम से जाना जाता था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाते हैं, पूछे जाते हैं। ओलाई तथा दालवाय कौन थे? दंड नायक की सहायता के लिए विजयनगर साम्राज्य में नियुक्त अधिकारियों को इस नाम से जाना जाता था। प्रांतों को फिर आगे चल करके क्रमशः अनेक छोटी इकाइयों में बांटा गया है। प्रांतों से छोटी इकाई मंडलम होती थी। मंडलम को वलनाडु, वलनाडु को नाडु यानी वर्तमान जिला कह सकते हैं, और इसके बाद कुर्रम और मेलग्राम, और मेलग्राम के पश्चात सबसे छोटी जो प्रशासन की इकाई होती थी उसको उर कहा जाता था। उर माने गांव। आपका गांव का मीनिंग पूछा जाएगा, गांव इसको कहा जाता था। या प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन होती थी विजयनगर साम्राज्य के दौरान, उर आप बताएंगे। राजस्व बंदोबस्त की बात करेंगे। भारत में जब भी किसी भी राजा के बारे में आप पढ़ेंगे, किसी भी डायनेस्टी के बारे में आप पढ़ेंगे, आप हमेशा यही पाएंगे, राजा की आय का जो सबसे बड़ा साधन होता था वो क्या होता था? राजस्व होता था, और किसानों के माध्यम से ही वो सबसे ज्यादा अपनी आय इकट्ठा कर पाता था। लेकिन खुशी की बात यह थी कि इस समय विजयनगर साम्राज्य में जो राजस्व था वो काफी कम था, 1/6 था। सल्तनत कालीन राजाओं की अपेक्षा ये काफी कम था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है। दूसरा जो मुख्य साधन था वो पेंका था। पेंका क्या होता था? वेश्याओं से वसूला जाने वाला जो कर होता था उसको पेंका कहा जाता था, और इस पेंका का इस्तेमाल पुलिस कर्मियों को वेतन देने के लिए किया जाता था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, विजयनगर साम्राज्य में पुलिस कर्मियों को वेतन देने के लिए किस कर का इस्तेमाल किया जाता था? तो बताएंगे वेश्याओं से लिया जाने वाला पेंका नामक कर इस काम में इस्तेमाल होता था। भूमि कर को शिष्ट कहा जाता था। शब्दावलियों को आपको ध्यान देना है। भूमि के प्रकारों से प्रश्न पूछे जाते हैं। कई प्रकार की यहाँ पर भूमि हुआ करती थी। ऐसी भूमि जो सल्तनत की खालसा भूमि की भांति होती थी। इस तरह से सल्तनत काल में खालसा भूमि होती थी जो राजा के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होती थी, और उसका संपूर्ण लगान, संपूर्ण जो उसका राजस्व होता था वो राजा के खाते में जाता था। उसी प्रकार से यहाँ पर भी खालसा भूमि होती थी, लेकिन इसको खालसा के बजाय भंडारवाद के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा उम्बली, विशेष सेवा के बदले दी जाने वाली कर मुक्ति भूमि,
अगर किसी व्यक्ति ने राजा की कोई विशेष सेवा की है तो उसको उम्बली नामक जमीन प्राप्त होती थी, जिससे उसको टैक्स नहीं देना पड़ता था। इन दोनों के अलावा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो रक्त कोड़गे। रक्त कोड़गे क्या होता था? तो जमीन का एक प्रकार होता था, सौर प्रदर्शन के बदले में राजा के माध्यम से किसी व्यक्ति को मिलता था। अगर कोई व्यक्ति अत्यधिक सौर प्रदर्शन करता है, अच्छा सेना में परफॉर्म करता है, तो राजा उसको एक जमीन का टुकड़ा देगा। ऐसे जमीन के टुकड़े को रक्त कोड़गे कहा जाता था। तथा मंदिरों और ब्राह्मणों को दी गई भूमि को कुटग्गी कहा जाता था। ये दोनों लास्ट वाले क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुटग्गी ऐसी जमीन होती थी जो मंदिरों तथा ब्राह्मणों को राजा दान में दिया करता था। ग्राम प्रशासन की बात करें, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज है आयंगर व्यवस्था। विजयनगर साम्राज्य की सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये आयंगर व्यवस्था। और आयंगर व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके माध्यम से पूरे गांव का प्रशासन चलाया जाता था। इस आयंगर व्यवस्था में राजा के द्वारा 12 अधिकारी को नियुक्त कर दिया जाता था और ये 12 प्रकार के अधिकारी पूरे गांव की पूरी व्यवस्था को देखा करते थे। इन 12 अधिकारियों में हमने 2 अधिकारियों के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, कर्णिक और तलस। कर्णिक सबसे इम्पोर्टेंट अधिकारी हुआ करता था इन 12 अधिकारियों में, और ये काम क्या करता था? भूमि की क्रय विक्रय का अधिकार एवं भूमि का लेखा जोखा इसी के पास रहता था। पूरे गांव में जमीन किसकी पास है, किसने बेची, किसने खरीदी, इन सारी चीजों का ब्यौरा कर्णिक नामक अधिकारी अपने पास रखता था। तलस, गांव के चौकीदार को तलस कहा जाता था। ऐसा समझ लीजिए कि ये चोरों की तलाश करता रहता था, इस तरह से इसका नाम तलस था। आगे देखेंगे केंद्रीय सत्ता के काफी कमजोर हो जाने के बाद विजयनगर साम्राज्य 200 नायकर यहाँ के जो होते हैं वो स्वेच्छाचारी हो जाते हैं। अब ये नायकर व्यवस्था क्या है समझ लीजिए। जिस तरह से उत्तर भारत में इक्ता सिस्टम था, उसी प्रकार से लगभग दक्षिण भारत में नायकर व्यवस्था थी। और ये नायकर आगे चल करके जब केंद्रीय सत्ता कमजोर हो जाएगी, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध होगा, उसके बाद आप देखेंगे ही काफी ज्यादा कमजोर हो जाएगा केंद्र। और इस तरह से ये जो नायकर होते हैं स्वेच्छाचारी हो जाते हैं, इनके पास शक्तियां होती हैं, पावर्स होती हैं, तो ये किसी के नहीं सुनते हैं। और इनको नियंत्रित करने का प्रयास भी हालांकि अच्युत देव राय करता है। अच्युत देव राय ने महामंडलेश्वर नामक अधिकारियों को अपॉइंट किया था इन लोगों की देखभाल करने के लिए, इनको कंट्रोल में रखने के लिए, लेकिन फिर भी अच्युत देव राय इस काम में सक्सेस नहीं होता है और ये सारे जो नायकर हैं वो अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं और इस तरह से विजयनगर साम्राज्य काफी ज्यादा गर्त में चला जाता है। देखेंगे अब आप आगे कि अंततः नायकरों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। विजयनगर छोटे छोटे राज्यों में बट गया। इन राज्यों को वेलेजली की सहायक संधि, बेंटिंग का कुप्रशासन और डलहौजी के राज्य हड़प नीति के द्वारा अधिग्रहित कर लिया जाता है और इस तरह से विजयनगर साम्राज्य पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। समाज की बात करें, यहाँ पर समाज कैसा था? तो समाज में ब्राह्मण वर्ग तो मौजूद था, लेकिन क्षत्रिय वर्ग यहाँ पर मौजूद नहीं था। हालांकि क्षत्रियों के ही जैसा एक अन्य वर्ग यहाँ पर था जिसे रेड्डी और गौड़ा के नाम से जाना जाता है। तो रेड्डी नाम का एक समुदाय था और गौड़ा नाम का समुदाय था और ये वैसा ही काम किया करता था जैसा उत्तर भारत में क्षत्रिय करता था। यानी प्रशासन में सुरक्षा की जिम्मेदारी रेड्डी तथा गौड़ा नामक वर्ग की होती थी। व्यापारी वर्ग को चेट्टियार या सेट्टियार के नाम से जाना जाता था। जो भी व्यापारी होते थे उनको सेट्टी या चेट्टी और सेट्टियार या चेट्टियार के नाम से जाना जाता था। इसी सेट्टियार या चेट्टियार से वर्तमान में शेट्टी शब्द का निर्माण हुआ है। जो सेट्टी अपने नाम के आगे लगाते हैं वो लोग यही सेट्टियार समुदाय से थे। जैसे सुनील शेट्टी का नाम आप जानते हैं। शूद्रों के बारे में बताया गया है, अनुपस्थित थे, लेकिन निकोलो कोंटी के अनुसार दास प्रथा मौजूद थी। निकोलो कोंटी आपको बताया गया कि पीछे एक यात्री आया था और उसने यहाँ पर दास प्रथा का जिक्र किया है। वेश्यावृत्ति इस समय समाज में प्रचलित थी, गलत नहीं माना जाता था इसको। वेश्याओं को कवि गैचर और परतिया कहा जाता था। ऐसी वेश्याएं जो नाच गा करके अपना जीवन यापन करती थी उनको कवि गैचर कहा जाता था, जबकि ऐसी वेश्याएं जो अपने जिस्म का धंधा करती थी, जिसको बेच करके पैसे कमाती थी, उनको परतिया कहा जाता था। यहाँ पर व्यापार काफी ज्यादा फल फूल रहा था। व्यापार मुख्य रूप से जो निर्यात किया जाता था चीजें दक्षिण भारत से, वो काली मिर्च, आपको पता ही है काली मिर्च का मुख्य रूप से दक्षिण भारत में व्यापार होता था पुराने समय से ही। चंदन
हाथीदांत इन चीज़ों का व्यापार किया जाता था, इनका निर्यात किया जाता था भारत से बाहर, जबकि यहाँ पर मुख्य रूप से घोड़े का आयात किया जाता था। अलग अलग राज्यों की होड़ लगी होती थी घोड़े खरीदने को लेकर के, या अलग अलग देशों की होड़ होती थी यहाँ पर घोड़े को बेचने खरीदने को लेकर, काफी कंपटीशन रहता था। इनके साम्राज्य में ऊंटों की सेना होना एक अलग विशेषता थी। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आपने अभी तक जितनी भी डायनेस्टीज पढ़ी हैं उनमें से किसी भी वंश के पास ऊंटों की सेना नहीं हुआ करती थी, लेकिन विजयनगर साम्राज्य की विशेषता है यहाँ पर ऊंटों की सेना हुआ करती थी। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, महत्वपूर्ण है। इस तरह से विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हमारा एक ही वीडियो बचा हुआ है, वो है दिल्ली सल्तनत का प्रशासन। तो जल्दी ही उसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।